इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड। ओम। हाँ, माइक दे। थोड़ा भारी। ओम। देखो इनका ओम ओम ओम। ठीक है। ओम 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 ओम। हेलो, बोलो देवादिदेव एक खजाना श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य भावना योग गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री निर्वेग सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की। बंधु, आप सभी के पुण्य से पूज्य भावना योग प्रणेता गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का ये विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम श्री दिगंबर जैन मंदिर एमपी नगर हबीबगंज में हम सभी लोग देख रहे हैं। भोपाल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि पूज्य वर आज हमारे बीच में शंका समाधान हमको सुनने को मिल रहा है। मैं पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज से निवेदन करता हूं कि वो अगले कार्यक्रम की शंका समाधान की शुरुआत करें। पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज। बिना समय गंवाए अपन गुरु चरणों में आप लोग हाथ जोड़ लें और दोनों हाथ जोड़ते हुए गुरु चरणों में अपन नमोस्तु करते हैं, ताकि दूर दराज 7 समुद्र पार भी जो सुन रहे हैं उनको भी गुरु के आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। बोले मेरे साथ, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और नमोस्तु के साथ में ही अपन आज का यह है शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करते हैं। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बीच में आकाशवाणी भोपाल से साधना जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगी और उनके साथ में महिला परिषद श्रीमती शाखा ये भी इनके साथ में ही रहेंगे। साधना जी अपना एक प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनिल जी जैन आरबीआई। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। कस्तूरबा नगर समाज की तरफ से नमोस्तु और आपके चरणों की धूल हम वहाँ चाहते हैं। कस्तूरबा नगर मंदिर वाले श्रीमती शाखा की तरफ से भी आपको नमोस्तु। गुरुवर, हमारे यहाँ संस्कृत का एक ध्येय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन आज हम सत्यम शिवम को छोड़कर सुंदरम के पीछे जा रहे हैं। आज बॉडी शेमिंग हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अभी हमने देखा कि जैसे क्रिकेट के जो कप्तान था रोहित शर्मा, उसके बारे में, ब्रिटेन के एथलीट्स के बारे में और मैक्सिको के एथलीट्स के बारे में लोगों ने सोशल मीडिया पर और मीडिया में बहुत बॉडी शेमिंग की कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है और आपको ये सारा छोड़ देना चाहिए। तो क्या ये सही बात है? इंसान के हाथ में उसके शरीर की बनावट तो नहीं है। तो इस तरह की जो बातें चलती हैं और हम एक दूसरों को देखकर कटाक्ष जो करते हैं, उससे क्या हमारे पाप का बंध होता है? दूसरा क्वेश्चन महाराज श्री ये भी है कि जब चलो करो हाँ, जब हमारे यहाँ कोई बड़ा सा अनुष्ठान होता है और उसमें जप होता है, तो क्या महिलाओं की जाप का उसमें कोई गणना नहीं होती है क्या?
गुरुजी समाधान करें। देखिए, सत्यम, शिवम और सुंदरम है तो तीनों, और दरअसल जो सत्य को जानेगा वही शिव और सुंदर को पाएगा। दरअसल लोग जब सुंदरम की बात करते हैं तो केवल देहाकर्षण को ही प्रमुखता देने लगते हैं, पर शरीर तो सुंदर है ही नहीं। संसार की सबसे असुंदर वस्तु यदि कोई है तो शरीर, क्योंकि शरीर का गुणधर्म ही कुछ ऐसा है कि वो पवित्रतम वस्तु को भी अपवित्र बना देता। गंगा का पवित्र जल भी शरीर के संसर्ग से अपवित्र हो जाता है। ये लोगों का भ्रम है कि वो शरीर को ही सुंदर मानते हैं। जो आत्मा के सौंदर्य के बोध से भर जाते हैं, उनका देहाकर्षण ही खत्म हो जाता है, और वो फिर सत्य, शिव, सुंदर तीनों को पाते हैं। जहाँ तक सवाल है बॉडी शेप की विषय, हर व्यक्ति के शरीर का अपना एक संस्थान होता है। उस संस्थान के अनुरूप शरीर अपना आकार लेता है, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल के कारण उससे कुछ परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे किसी की थोंद निकल गई, तो जब वो पैदा हुआ था तब तो उसकी थोंद नहीं थी, उसका प्राकृतिक शेप वो था, लेकिन बिगड़ी भी लाइफ स्टाइल से उसने अपने शरीर को बिगाड़ ली। यदि ऐसा व्यक्ति अपने खान पान में परिवर्तन लाता है, थोड़ा संयम रखता है, तो शरीर में बहुत कुछ अंतर आ सकता है, उसका वजन भी कम हो सकता है। अतिरिक्त वजन होना एक प्रकार की बीमारी है। मोटापे को बीमारी माना जाता है कि नहीं? जी माने। तो मोटापा होना एक बीमारी है, और मोटापा बीमारी नहीं, कई बीमारियों की जड़ है। इसलिए इनके प्रति अवेयरनेस होना बुरा नहीं है, लेकिन शारीरिक सौष्ठव में ही उलझे रहना अच्छी बात नहीं। जी। शरीर को स्वस्थ रखना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि काया राखे धर्म है। स्वस्थ शरीर होगा तभी हम धर्म कर पाएंगे। ऐसा कहा जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का मूल आरोग्य है। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं तो साधना क्या करेगी? तो ये चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, समझ गए? उसके अनुरूप अपना काम होना चाहिए, हमें उसी अनुरूप आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जी महाराज। और दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था? जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और जो जप किए जाते महिलाओं के जाप के लिए जी जाप का प्रभाव है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जो यज्ञोपवीत संस्कार से युक्त हो वही जप हवन करे। तो महिलाओं को वो संस्कार होता नहीं, वो संस्कार पुरुषों का होता है। तो जप के लिए वो अधिकृत है, इसलिए उनको लिया जाता। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। रिजर्व बेंच से अपने बीच में अनिल जी जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में गुणायतन ट्रस्टी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे भाजपा प्रदेश प्रवक्ता टीम मेंबर इंजीनियर सत्येंद्र जी चौधरी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरी पंचायत भी आ जाओ साथ में। आ जाओ प्रदीप जी, आ जाओ। अपनी बात भी कर लो, प्रश्न भी कर लो, आ जाओ। हाँ, एक में सब। हाँ, आचार्य श्री के यहाँ चातुर्मास के दौरान हम सभी ने उनके 4 महीने बहुत सेवा की थी। 4 से 5 बार प्रतिदिन उनके दर्शन करते थे, उनके चरण स्पर्श करते थे। गुरुदेव, वो दिन से आज तक आचार्य श्री हमारे स्मृति पलट पर हमेशा आते रहते हैं। आज जब कक्ष में आपको देखा तो ऐसा लगा आचार्य श्री साक्षात विराजमान है। गुरुदेव, ऐसा मेरे साथ तो होता है क्या? हम सभी के साथ होता है, और क्यों होता है? कृपया। देखिए, जो मन में बसा रहता है वही सब जगह दिखता है, और आपको ये जो दिखा बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही दिखना चाहिए। मैं तो भावना भाता हूँ आपको भी दिखे और सबको भी दिखे, ताकि उनकी उपस्थिति का एहसास हमें होता रहे।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सत्येंद्र चौधरी जी को मैं बुलाऊं उसके पहले अपने बीच में दिगंबरजन पंचायत के माध्यम से और गुरुवर के यह आशीर्वाद से यहाँ भव्य अति भव्य गगनचुंबी जिनालय जो बनकर तैयार हो रहा है उसके बारे में खुद अध्यक्ष जी बता रहे हैं मनोज जी बांगा के नेतृत्व में। आप सभी के एक बार जोरदार ताली बजा दी इन सभी लोगों के लिए, वे अपना प्रश्न भी और निवेदन भी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज श्री। जैसे ही अभी अनिल भाई ने प्रश्न किया है, हम सबकी स्मृतियां गुरुदेव के साथ बहुत जुड़ी हुई हैं और उनका बड़ा स्नेह था। इस मंदिर के निर्माण के बारे में, मंदिर का शीघ्र निर्माण हो इसके बारे में हम लोग कभी भी जाते थे, महीने 2 महीने में हमको जरा सी दिक्कत आती थी, कभी भी कुछ ऐसा लगता था असहज, चलो गुरुदेव के पास चलते हैं, हमारी समस्या का समाधान। महाराज श्री गुरुदेव हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मंदिर निर्माण करना है, गुरुदेव का आशीर्वाद था, निश्चित होगा। लेकिन हम लोग कभी कभी हताश हो जाते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि हमें समझ में नहीं आता क्या करें। महाराज से हम सबको, निर्माण समिति को, पंचायत को, भोपाल जैन समाज को मार्गदर्शन दें कि अपनी पूरे जो पावर है वो कैसे बना के रखें। साथ ही साथ निवेदन है महाराज श्री चौक मंदिर के लिए आपके आगमन हो, पूरे संघ का आगमन हो, ऐसी प्रार्थना है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। ओ देखिए, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप लोगों को मिला नहीं है। आप लोगों को गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं मिला, आशीर्वाद बरसा है ना। ये भोपाल का सौभाग्य है। पूज्य गुरुदेव का बहुत दीर्घ सानिध्य आपको मिला, और सानिध्य ही नहीं मिला, इस जिनालय के रूप में एक वरदान मिला। आने वाली पीढ़ियां इससे लाभान्वित होगी और इस राजधानी के हृदय स्थल पर जिन शासन के गौरव गाथा का ये प्रतीक बनेगा, गुरुदेव की दीर्घकालिक दूरदर्शी सोच का ये सुपरिणाम है जो आज ये सब फल रहा है। आप लोगों को चाहिए कि गुरुदेव के समक्ष आपने जो भाव जगाया उसे पूरा करें। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, केवल मन को बड़ा करने की जरूरत है। तो लग करके काम कीजिएगा, परिणाम आएगा। और मैं तो मानता हूं कि हम लोग तो केवल निमित्त हैं। जिस कार्य में गुरुदेव का आशीर्वाद हो वो काम कभी अधूरा नहीं रह सकता। और मैं देख रहा हूँ आप लोगों के कार्य की गति प्रशंसनीय है। 6-8 महीना पहले हम आए थे, तब और अब में जो प्रोग्रेस दिख रही है वो मैं समझता हूँ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। ये प्रगति बने रहिए, चिंता मत करो। जब काम अटके आंखें बंद करके गुरुदेव को याद करो, समाधान अपने आप मिलेगा। बस ये सोचो हमें करना है करना है करना है, ठान लो। और सब लोग एक संकल्प ले लो। आज सुबह भी मैंने कहा था, ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक निश्चित कर लो कि जब तक ये मंदिर का काम पूरा ना हो हम अपनी आय का 5% थोड़ा घटा देते, 3% दे दो तो भी मंदिर बन जाएगा। भोपाल इतनी ताकत वाली देव। तो आज एक भाई ने मेरे पास, और कोई बोले नहीं, बोले अशोक सराफ ने मुझसे कहा, महाराज जी जब तक मंदिर का काम चलता रहेगा, एक राशि उनने मुझे बताई, मैं अभी खोल नहीं रहा हूँ लेकिन अच्छी राशि है, पर वो राशि प्रतिदिन दूंगा। अभी देखे भी आ गए। तो ऐसी शुरुआत लोग करें तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हर कोई को प्रेरणा लेनी चाहिए। हर व्यक्ति ये सोचे, जो लोग ये मानते कि मुझ पर गुरुदेव की कृपा रही है,
आज बहुत फले फूले आगे बढ़े हैं, समर्थ हैं, तो ये काम कोई बड़ी चीज थोड़ी है। कोई तुमसे मांगने आए तभी करोगे, नहीं हमने एक बार दे दिया तो नहीं। कमेटी से बोल दो जब काम अटके मेरे पास आ जाना। काम नहीं अटकने देंगे, ठान लो। और कमेटी को भी कमर कस के रखना चाहिए, कुछ भी होगा हम काम नहीं अटकने देंगे, अपने आप काम हो जाएगा। उदारता अपनाइए। अमरकंटक का काम था ये, वहाँ अपने प्रमोद जी वहाँ के अध्यक्ष थे, उन्होंने कह दिया था गुरुदेव काम नहीं रुकने दूंगा, और कहाँ जब भी अटका उनने अपना हाथ लगाया, काम पूरा हो गया। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा आदर्श बन गया। तो भोपाल में एक से एक धुरंधर हैं, कमी किसी की नहीं है, कमी केवल सही पहल की है। सही पहल कीजिए, सार्थक पहल कीजिए, परिणाम बहुत अच्छा आएगा। आप लोग लगे रहिए। और मैं यही भावना भाता हूँ कि ये मंदिर आचार्य महाराज की कल्पनाओं से भी ऊपर उठे और भव्य रूप ले। महाराज श्री अशोक सराफ जी की जो भावना है, अगर आपके माध्यम से समाज के बीच में जाए तो मैं समझता हूँ लोगों की भावना ही बढ़ेगी। अभी भावना मैंने बोल दी, दो चार भावना आए तब बोलूंगा, नहीं दूसरा तो महाराज श्री अभी उतनी भावना में सब उतने में निपट जाएंगे। महाराज श्री एक जब गुरुदेव का यहाँ बरसायोग हुआ था तो पहली मीटिंग निर्माण समिति की हुई थी। उसमें गुरुदेव ने कहा था कि मंदिर इतना भव्य, भगवान ऐसे विराजमान हो कि रेलवे लाइन से दिखे। महाराज जी वो तो अपन प्रयास कर रहे हैं रेलवे लाइन से, लेकर रेलवे लाइन बाजू में आ गई महाराज श्री उनका गुरुदेव का। बिल्कुल बहुत सुंदर। चलिए हो गया। नमस्ते महाराज जी, एक लाइन महाराज जी बहुत अच्छा, बहुत लोग हैं भैया। महाराज जी बारम्बार नमस्ते महाराज जी। इस समय पूरे भारत में बहुत सारे मंदिर बन रहे हैं, अलग अलग किस्म के पत्थरों से बन रहे हैं। यह एमपी नगर में जो मंदिर आचार्य जी की कृपा से और आपके आशीर्वाद से बन रहा है, ये देश का पीले पत्थर से बनने वाला विशाल इतना बड़ा मंदिर है। मैं इतना एक उसमें शॉर्ट में आप इतना बता दें महाराज जी कि पत्थर की लाइफ से बना हुआ मंदिर और जो बाकी कंक्रीट वगैरह से मंदिर बनता है, उनकी लाइफ कैसी होती है? नमस्ते। देखिए पत्थर तो पत्थर होता है, वो नेचुरल होता है। कंक्रीट तो हम लोग बनाते हैं, कंक्रीट की लाइफ कितनी है? 100 साल, उससे ज़्यादा तो नहीं ना। तो गुरुदेव का हमेशा कहना रहता था कि हमें दीर्घकालिक निर्माण करना चाहिए। तो ये जितने भी गुरुदेव के आशीर्वाद से बने सब पत्थर के ही बने, और आज सारे मंदिर पत्थर के बन रहे हैं। ये आप लोगों के लिए विशेषता है कि ये मूल सागर का पत्थर बना है। मूल सागर भुज का पत्थर है, इसका एक अलग आकर्षण है। तो ये चीज़ें तो बहुत अच्छी है। हमें ये सोचना चाहिए कि निर्माण ऐसा हो जो आने वाले हजारों साल तक जिन शासन की गौरव गाथा गा सके। सब तुम्ही लोग करोगे तो महाराज जी आज एक बहुत भावविहल वार्तालाप हुआ। हमारे यहाँ एक क्लाइंट आए, उनकी अच्छी दुकान है, वो जैन है। उनने कहा कि हमारा लड़का अपनी दुकान को ना एक्सेप्ट करके 12 लाख की नौकरी में जा रहा है, जबकि उनकी खुद की दुकान की 25 लाख रुपए साल की इनकम है। इससे हमारे समाज का भी नुकसान हो रहा है। आप ऐसे लोगों को बताइए कि जो सेठ होकर नौकर बन रहे हैं, तो हमारी समाज के लड़के क्या करें? थोड़ा सा आप इसमें प्रकाश डालिए। गलती लड़के की कम, बाप की ज्यादा है जी। ऐसा पढ़ाए क्यों? तुमने शुरू से उसको नौकर, भैया हो गया आप लोगों का कोटा पूरा। हाँ, अब आम जनों में माइक जाएगा। बिल्कुल हो गया, समय बचने वाले तो हो गया, अभी देंगे टाइम, अभी आने दो। तो मैं कह रहा हूँ लड़के की कम, बाप की ज्यादा है। ऐसा पढ़ाए क्यों? शुरू से आप लोग मेंटेलिटी करते ऐसे बनाते, बेटा प्रतियोगी परीक्षा में जाना है, तेरे को जॉब करना। शुरू से आप जॉब, और हाँ आपका नाम आया था, जॉब ओरिएंटेड मेंटेलिटी आप बना के रखते हैं। तो जॉब ओरिएंटेड मेंटेलिटी से बाहर निकालिए। आप उनके दिमाग में पहले से बिठाइए कि बेटा अपन को तो बिजनेसमैन है, बिजनेस करना, हमें नौकरी देना है, नौकरी करना नहीं। बचपन से ये संस्कार दीजिए। बच्चे क्यों ऐसी बात करेंगे? और नहीं करने का ये परिणाम आता है। अब ऐसे बच्चे को मनाना भी बड़ा मुश्किल है। अगर आप ज़बरदस्ती बिठा दोगे, धंधा भी चौपट कर देगा। 1-2 केस ऐसा भी आया है। तो सबसे पहली ज़रूरत है बच्चे की मनस्थिति को ठीक करना। और नहीं तो आजकल तो यही हो रहा, अच्छा खासा सेटअप छोड़कर लोग जॉब में जा रहे हैं, परिणाम सबके सामने। हाँ बोलो। और अब आपके सामने भाजपा प्रदेश प्रवक्ता टीम मेंबर इंजीनियर सत्येंद्र जी चौधरी, बाकी से शेष लोग बैठ जाएं, और उनके साथ में जो प्रतिदिन महाराज श्री जी सुनते हैं हरपाल सिंह जी, वे साथ में रहेंगे। और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रश्नकर्ता के रूप में
जिनका प्रश्न ही बहुत अच्छा होता है। जोशी जैन सूत वाला परिवार है। महाराज जी, महामुनेर महामौनेर महाध्यानी महादमा महाछमो महाशीलो महायज्ञो महोमखा, ऐसे पंच परमेष्टि भगवान को मैं आप सबको नमन करता हूँ। और महाराज जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा शंका भी है। जिस प्रकार से हम देखते हैं पूरब जो है, भारत पूरब के क्षेत्र में आता है अगर विश्व परिदृश्य में देखेंगे तो, और हमारे यहाँ पर धर्म सभ्यता का बड़ा बहुत अनादिकाल से प्रादुर्भाव रहा है और पुष्पित पल्लवित होती रही है। जबकि पश्चिम के देश जो हैं, जैसे यूरोप हुआ, अमेरिका हुआ, वहाँ पर हिंसा भी ज़्यादा होती है, वहाँ पर अनाचार भी ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये सब होने के बाद पुण्य कम होता है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर समृद्धि क्यों इतनी ज़्यादा है वहाँ पर? देखिए, ये बात सही है कि आज हमें पश्चिम में ज़्यादा समृद्धि दिखती है, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिम में जो भी रोशनी है वो सब पूरब से ही गई है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये बात सही है कि आज पश्चिम में कुछ ज़्यादा रोशनी दिखती है, पर पश्चिम की जो भी रोशनी है वह सब पूरब से गई है। प्रकृति इसकी साक्षी है। सूरज पूरब से उगता है, शाम को पश्चिम में जाता है। सूरज की रोशनी सुबह की होती है, पश्चिम की रोशनी शाम की होती है। सुबह की रोशनी हमें ऊर्जा से भरती है, शाम की रोशनी तो हमें सुला देती। इसलिए उस आकर्षण से मुग्ध मत होइए, उस आकर्षण पर मुग्ध मत होइए, पूरब की रोशनी पर गौरवान्वित होइए। समझ गए? गुरुदेव ने कहा प्रातः में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, दोनों अंतर वाली। ये जगाने वाली लाली है और सुलाने वाली लाली। पहली बात। गुरु महाराज। दूसरी बात, आज वहाँ लग रहा है कि समृद्धि है, पर भारत के अतीत को देखो। आज अमेरिका विश्व का सबसे अमीर देश होगा, पर अमेरिका को सोने की चिड़िया कहलाने का सौभाग्य कभी नहीं मिला। ये भारत का गौरव है जो एक लंबे समय तक सोने की चिड़िया बना रहा। ये भारत है जिसे विश्व गुरु होने का श्रेय मिला। ये भारत है जहाँ एक भी याचक, एक भी भिखारी, एक भी अशिक्षित नहीं मिला। ये भारत है जिस देश में कभी लोगों को घरों में ताले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये भारत की समृद्धि का उत्कृष्टतम उदाहरण है। फिर महाराज आज क्यों कम हो गया? समृद्धि का संबंध केवल पुण्य पाप से नहीं है, समृद्धि का संबंध वातावरण से। एक आदमी जो एमपी नगर में अपनी शोरूम खोल करके बैठता है, और वही आदमी यदि किसी गली में अपनी दुकान खोल करके बैठेगा, कहाँ का शोरूम चलेगा बोलो? एमपी नगर का महाराज जी। क्यों? क्यों? यहाँ माहौल है जी, वहाँ माहौल नहीं। बात समझ में आई? ये उसका पुण्य यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है, लेकिन धंधा कैसे चलेगा? पुण्य से नहीं, केवल पुण्य से नहीं, माहौल से। यहाँ माहौल है, वहाँ माहौल नहीं है। एक समय था जब भारत में माहौल था, भारत का व्यापार पूरे विश्व में सबसे उत्तम था। इसी कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। विदेशी आक्रांताओं ने लंबे समय तक भारत का शोषण किया, भारत को तोड़ा, जिससे भारत अंदर से तहस नहस हो गया। यहाँ का माहौल खत्म हो गया। रही सही कसर अंग्रेजों ने खत्म कर दी, माहौल बिगड़ गया। तो जो कभी विश्व गुरु था, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, विदेशी लुटेरों के हत्थे चढ़ गया, और चिड़िया के अब अस्थि पंजर ही थोड़े शेष बचे। आज भी भारत अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वो पुराना माहौल फिर से क्रिएट किया जाए। और वो माहौल बन सकता है कब? जब हर भारतीय अपने अंदर
भारतीयता को प्रतिष्ठित करे। आज लोग कहते हैं अपने आप को भारतीय भारतीय कहलाते हैं, लेकिन उनकी चिंतन धारा अब भारतीय नहीं बची। भारतीयता के दर्शन उनमें नहीं होते, परिणाम कैसे आएगा? तो मैं तो सभी से कहता हूं, आप जैसे युवाओं से कहता हूं, आगे आओ। गुरुदेव का यही प्रयास था, मन जो मानवो भूयात भारतः प्रतिभारतः। भारत को प्रतिभारत बनाए, और भारत को प्रतिभारत बनाने के लिए पुराने भारत को भारत का आदर्श बनाने की जरूरत है। वो माहौल बनाओ, हर कोई देश के लिए जिए, देश को अपनी प्राथमिकता में रखे। आज भी भारत में, और देखो माहौल भी बदल रहा है ना, विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बन गई। हाँ, अगले साल चौथे हो जाएंगे, और हमने सुना बहुत जल्दी तीसरे पे आएंगे। 2027 में नंबर 3 पे आएंगे। तो जो नंबर 3 पे आए, कहाँ से आए? 12वें से आए ना, इससे पहले कहाँ थे? हाँ, 12वें नंबर पे थे, और अब कहाँ आ गए? 5वें में आ गए। यानी भारत आगे बढ़ रहा है। जी महाराज। एक दिन गुरुदेव से किसी ने कहा, गुरुदेव भारत अब विकासशील देशों में अग्रणी स्थान पा रहा है। भारत विकासशील देशों में अग्रणी बनने जा रहा है। गुरुदेव ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। जैसे ही कहा भारत विकासशील देशों में अग्रणी बनने जा रहा है, गुरुदेव ने कहा भारत शीलवान बना रहे, विकास अपने आप हो जाएगा। शीलवान बना रहे, ये हमारी ताकत है। उस ताकत को समझना चाहिए और भारत के असली इतिहास को पहचानना चाहिए। दुर्भाग्य है कि हम भारतीयों को भारत का सही इतिहास भी नहीं पढ़ाया जाता। हमारे मूलभूत तथ्यों को छुपाया गया है। असली भारत को पहचानो। आज जितना भी हमारा इतिहास है वह सब या तो विदेशी लेखकों के द्वारा या वामपंथी विचारकों के द्वारा लिखा गया, जिनने भारत के चरित्र की हत्या की है। उससे भारत आगे कैसे बढ़ेगा? तो हम अपने देश की परंपरा, संस्कृति, सभ्यता और उसकी मौलिक विरासत को जाने और उसे पुनर्प्रतिष्ठापित करने के लिए संकल्पित हो जाएं, भारत आगे बढ़ जाए। नमस्ते गुरु। और अगला प्रश्न लेकर आ रहे हैं जोशी जैन, राजा जैन, सूत वाला परिवार, जिनका बहुत बड़ा उपकार रहा और आचार्य विद्यासागर इंस्टीट्यूट के लिए जिन्होंने पूरी भूमिका वह दान करी थी, उनके दादाजी परिवार। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दे। और उसके बाद में अपने बीच में रायसेन के कुटुंब न्यायालय प्रधान न्यायाधीश श्री अरविंद जी जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपने प्रश्न गुरुचरण में करेंगे। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा एक तो प्रश्न ये है कि ये मैं प्रथम बार विद्यासागर जी महाराज जी से यहीं पे मिला था 2016 में, और मेरी इच्छा है कि हम जो मंदिर में तस्वीर लगा सकते हैं अगर विद्यासागर जी की, तो प्रतिमा क्यों नहीं लगा सकते? भले साइड में लगाएं, गर्भगृह में ना लगाएं। मुझे प्रतिमा में और तस्वीर में अंतर सुनना है। बहुत सुंदर सवाल है। देखिए, तस्वीर तो तस्वीर है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। वो कदाचित खंडित भी हो जाए तो विकल्प नहीं होता। प्रतिमा में प्रतिष्ठा की जाती है और उसकी प्रतिष्ठा के बाद उसकी पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था होती है। जहाँ तक प्रतिमा विराजमान करने का सवाल है, कोई भी कर सकता है, मन तो अपना भी होता है, लेकिन फिर भी हमने आज तक कभी किसी को प्रेरित नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि गुरुदेव के मुख से अनेक बार इसका निषेध सुना। वो हमेशा कहा करते थे कि हूबहू प्रतिमा नहीं बनानी चाहिए, और उनका ये कहना था कि अगर ऐसी प्रतिमाएं स्थापित होने लगेगी तो हमारे तीर्थंकरों के कम
आचार्यों और मुनियों की प्रतिमाओं से मंदिर भर जाएंगे, हमारी पीढ़ियां भटक जाएगी। तो आचार्य महाराज कहते थे इतने बड़े बड़े आचार्य हुए, उनकी प्रतिमाएं नहीं। ज्ञान सागर जी महाराज की प्रतिमा कोई ले आया था नसीराबाद में, आचार्य महाराज ने उनका निषेध किया था। तो उन्होंने कभी भी प्रतिमा का पक्ष नहीं लिया। भित्ति चित्र दीवाल पर कोई उत्कीर्ण कर दे बात जुदी है, लेकिन प्रतिमा को प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ठापित करना गुरुदेव के विचारों के अनुकूल नहीं लगता। और जो बात गुरुदेव के विचारों के अनुकूल हो ना हो, वो बात करना हमें अनुकूल नहीं लगता। इस बार हमने सोचा था कि संघ में विमर्श होना चाहिए और निर्णयात्मक निष्कर्ष होना चाहिए कि क्या करें। बहुत जगह लोगों ने भगवान के रूप में, लोगों के मन में तो वो भगवान ही है, विराजमान कर दिया। मैंने आज तक किसी का निषेध भी नहीं किया, लेकिन मैंने आज तक किसी को प्रेरणा नहीं दी, न दूंगा। प्रेरणा तभी दे पाऊंगा जब इस पर सबकी सम्मति बने और उसका स्वरूप निश्चित हो। कहाँ कैसे किस रूप में स्थापित किया जाए। नहीं तो गुरुदेव के तो ऐसे ऐसे भगत हैं कि सोने की मूर्त गढ़ दो। लेकिन जैन धर्म की एक विशेषता है कि जैन धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं होती, गुणों की पूजा हो। तो आचार्य गुरुदेव जिन शासन के उन्नायक रहे और उनके निमित्त से हम जिन शासन की मूलभूत सिद्धांतों के बाहर जाएं, ये हमें नहीं जचता, इसलिए उसका विधान हम लोग नहीं करते। गुरुवर क्षमा चाहता हूँ। जोशी जी जैन सूत वाला परिवार और उसके बाद में अरविंद जी जैन साहब रायसेन प्रधान न्यायाधीश तैयार रहेंगे। आपका सवाल। मंच असीम सभी महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, जब असमय या बुरा समय आता है तो हम खुद को रोक लेते हैं, थाम लेते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं। मगर ऐसे समय में हम खुद को कैसे समझाएं कि ये आंधी भी शांत हो जाएगी, तेरी जिंदगी भी जल्द बेहतर हो जाएगी, ऊपर वाला सब देख रहा है, तेरी हर दुआ को वो सुन रहा है, तुझे जितना कहना था कहेगा भी, तुझे जितना सहना था सहा भी, मगर अब तूफान की आंधी को बस समय रोक रहा है, तू खुद को क्यों रोक रहा है। महाराज जी समाधान करें। नमोस्तु भगवान। मैं इस समाधान में इतना ही कहूँगा, इन पंक्तियों से इसे समझो। ये पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है। ये पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है। सूलों की महफिल में अली का कटु उपहास बहुत है। यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है। सूलों की महफिल में अली का कटु उपहास बहुत है। रो मत मृदुल समीर, दोबारा कोई और खिलेगा, यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। समझिए, मत हो सांस अंधीर, भीत हो अंधियारा पिघलेगा, यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। और गा प्रभात के गीत, भीत हो अंधियारा पिघलेगा। गा प्रभात के गीत, भीत हो अंधियारा पिघलेगा, यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियाँ और इसमें काम में आएगी। लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रीत के गाता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रीत के गाता चल। खप्परों का हो ढेर, सिसकियों से चाहे हो पटी धरा। जीवित सपनों को मार्ग मुर्दों को देना ही होगा। लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रीत के गाता चल। नम होगी ये मिट्टी जरूर,
आंसू के कण बरसाता चल, लोहे के गीत पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रीत के गाता चल। अरविंद जी जैन रायसेन प्रधान न्यायाधीश अपने बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी संख्या गुरु चरणों में रखें। और उसके बाद में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अपने बीच में नितिन जी नांदगांवकर तैयार रहे। महाराज श्री नमोस्तु, मंचासीन सही महाराज श्रियों को नमोस्तु, छुल्लक महाराजियों को इच्छामी। हाँ बोलो। महाराज श्री वर्तमान में मेरी पोस्टिंग प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायसेन के पद पर है और पिछले 3 महीने से मैं इस पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि दिन प्रतिदिन इतने तलाक के केस आ रहे हैं और इतने मेंटेनेंस के केस आ रहे हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे पूरी समाज में एक ही बहार चल रही हो। तो इससे यद्यपि ये प्रश्न आपके समय मैंने भी और हमारे जितने भी न्यायाधीशगण आते हैं वो सब इस प्रश्न को उठाते रहते हैं, लेकिन आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। दूसरा एक अनुरोध ये भी है कि हम ये देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े 30-30, 40-40 लाख रुपया की पैकेज वाले जो लड़के हैं, उन लड़के वालों से यदि आप बात करो कि भैया हमारी फला कोई रिश्तेदार है, हमारी कोई ये है, इसकी शादी करना है, तो वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि लड़की क्या करती है। उनसे कहते हो कि लड़की तो साधारण कोई जॉब नहीं करती है, तो कहते हैं हमें तो जॉब वाली लड़की चाहिए। अभी सर और महाराज श्री और एक अच्छा हुआ कि एक किसी संबंध के विषय में मैं चर्चा कर रहा था, तो माँ बाप ने ये कहा कि भैया हम क्या कर दें, लड़का हमारी सुनता ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि घर परिवार चलाने वाली लड़की आए, लेकिन लड़का हमारी सुनता ही नहीं। तो 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपया के जो पैकेज वाले लड़के हैं उनको भी कमाने वाली लड़की चाहिए। इससे क्या हुआ, किस दिशा में जाएगी हमारी समाज। नमस्ते महाराज श्री। देखिए बहुत ही अच्छी चिंता आपने प्रकट की है और मैं मानता हूँ ये सवाल तो समय समय पर उठते रहना चाहिए। आपके दोनों सवाल बहुत ही गंभीर, महत्वपूर्ण, सामयिक और चिंतनीय। तलाक के प्रसंगों का इस तरह से दिनों दिन बढ़ना पूरी समाज के सामने चिंता का विषय है। कितने उमंगों से भरकर लोग विवाह करते हैं और लाखों करोड़ों रुपया उसमें खर्च करते हैं और बाद में पता लगता है कि थोड़े ही दिन में दोनों में तलाक हो गया। क्या बीतती होगी। हमें इसके कारणों पर जाना चाहिए और कारणों में जाकर इसके जड़ को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। इनका कारण क्या है इसे हमें समझें। मेरे देखे इसके 4 प्रमुख कारण हैं जिस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। सबसे पहला कारण तो ये है विलंब से विवाह। विलंब से विवाह होने पर एक दूसरे के प्रति जिस तरह का लगाव और जुड़ाव होना चाहिए वो नहीं होता और ये लगाव जुड़ाव का दौर उनका विवाह के पूर्व ही बीत चुका होता है। लगाव जुड़ाव के अभाव में एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट बहुत कठिन होता है। ईगो क्लैश होता है, टकराव आ जाता है। एक कारण ये, इससे बचने के लिए 20-22 साल में विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि इसके दुष्परिणाम न केवल तलाक है, संतान के लिए भी अब तो IVF आम होने लगा। अच्छे अच्छे लोगों की अब संतान नहीं होती भी है तो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होती। ये बहुत बड़ी समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विमर्श चल रहा है। दूसरी बात, ज़्यादा शिक्षा, उच्च शिक्षा संपन्न हो जाना। लड़के लड़कियां पढ़ गए तो बराबर जॉब, अब निर्भरता खत्म हो गई। आर्थिक लाभ जहां हो जाता है अहंकार भी आ जाता है।
अहंकार आएगा तो आत्मीयता कहाँ रहेगी? अहम के साथ उत्तेजना ही होगी। आत्मीयता में ही आपस में प्रेम होगा। तो अहम और उत्तेजना की जगह प्रेम और आत्मीयता का विस्तार करने की बात होनी चाहिए, जो आज विलुप्त हो रही। छोटी छोटी बातों में तो लग जाए, हम क्यों झुके, हम किसी से कम नहीं, तो एडजस्टमेंट कैसे होगा? तीसरी बात, छोटी छोटी बातों में परिवारों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप तो सुनते होंगे। बिल्कुल। तो ये जो परिवार का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ये नहीं जानते कि ऐसा करके वे अपने बेटे या बेटी की भविष्य को कितना बिगाड़ रहे हैं। पहले विवाह होता था तो बेटी को ये सीख दी जाती थी कि बेटी अब जो कुछ भी है एडजस्ट करना और तुम्हें अपने घर को स्वर्ग बनाना। अब आज क्या कहा जाता है, कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, आज कुछ है तो हम हैं, यही सिखाया जाता है। आप ये अनुभव कर, सीख उल्टी, कैसे व्यवस्था बनेगी? और चौथी बात, सोशल मीडिया में अधिक सक्रियता, दो के बीच में तीसरे आ जाते बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रूप में। संयुक्त परिवार का अभाव, दूर जगह में रह कर के आप जॉब कर रहे हैं, पति पत्नी है, एक दूसरे में खींचातानी तो होती है, पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करने के लिए कभी बनते ही नहीं। एक कवि ने कभी कहा कि पति पत्नी एक दूसरे के प्रेम के लिए नहीं बनते, पुराने जन्म का बैर मिटाने के लिए बनते। उनने लिखा, शायद सुरेंद्र शर्मा की पंक्तियां थी कभी, बहुत पुरानी बात। उन्होंने कहा कि पति पत्नी दोनों परस्पर कभी न मिलने वाली रेल की दो पटरी है। बच्चे हैं जो स्लीपर बनकर दोनों को जोड़े हैं, है ना। लेकिन अंतर है, देखिए, मैं जयपुर में था, युवा दंपतियों का एक वर्कशॉप किया, वहाँ एक बुजुर्ग दंपति भी आ गए। था तो युवाओं के लिए, लेकिन वो आगे थोड़े मजाकी टाइप के थे और सबसे आगे बैठे। मैंने एक दिन जब इंटरेक्शन चल रहा था, बातचीत का क्रम रखा, मैंने पूछा आप यहाँ कैसे आ गए? बोले महाराज जी 9 दंपतियों के विषय में बातचीत आपने की तो मैंने सोचा मुझे जाना चाहिए। हमने पूछा ये बताओ तुम्हारे विवाह को कितने वर्ष हो गए? बोला 52वां साल चल रहा। 52वां वर्ष। हमने कहा उपलब्धि? बोले एक भी दिन नहीं पटी। मैंने पूछा अनुभव? बोला आज तक एक भी दिन नहीं पटी। 52वां साल है, पति पत्नी दोनों, और हंसते हुए बोल रहा है। मैंने कहा अब तक का अनुभव? बोले एक भी दिन नहीं पटी। हमने कहा उपलब्धि? बोले तलाक नहीं हुई। बहुत समझने की, विसंगति में संगति, खटपट होने के बाद भी प्रेम, ये भारत की सबसे बड़ी विशेषता रही। अब क्या हुआ, सहजीवन खत्म। थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होगी, ऊपर नीचे रहेंगे तो थोड़ी बहुत ही स्वाभाविक है, मानवीय स्वभाव है। लेकिन उस समय कुछ हो भी तो एडजस्टमेंट होता। परिवार में रहते, भैया थोड़े धीमे बोलो, बाजू के कमरे में सब सुन लेंगे। और कोई तेज हो जाए तो माता पिता या परिवार के लोग आके एडजस्टमेंट करा दे, मध्यस्थता कर दे। अब क्या हो रहा है, अपने अपने फ्लैट और अपार्टमेंट में मियाँ बीवी दो ही हैं, अब तो बच्चे भी नहीं हैं। अब दोनों में आपस में खींचातानी हो रही है तो बस आपस में हो गई, और कईयों में तो मारपीट भी हो जाती, और उसके बाद बातचीत बंद होती है। और बातचीत बंद होने के बाद दोनों अपने अपने दोस्तों को मैसेज करते हैं, वो सुलगाते हैं, सुलझाते नहीं है ना। सुलगाने ही वाले हैं, सुलझाने वाले तो है नहीं। तो हवा देंगे, सुलगाएंगे तो आग तो लगेगी, तो एडजस्टमेंट नहीं होता। ये एक बड़ी विचित्रता है। फिर कानूनी जटिलताएं, ऐसी सलाह भी दे देते हैं। बहुत से सलाहकार भी है, तुम तो कर दो, क्या बोलते हैं, एलोमनी, हाँ, भत्ता मिलेगा, मेंटेनेंस का खर्चा मिलेगा,
लंबी चौड़ी रकम रहेगी, मिलेगी, और फिर इन सब कारणों से वो क्या अतुल सुभाष जैसे घटनाएं घट जाती है। ये बहुत चिंतनीय बात है। समाज बहुत गलत दिशा में जा रहा है, ये असहनशील बना रहा है। इसलिए चाहिए बेटे बेटियों को हम सही शिक्षा दें, सही संस्कार दें, संस्कार युक्त शिक्षा दें, और उन्हें परिवार और कुटुंब जैसी संस्था की महनीयता का बोध कराएं। उनकी उपयोगिता कितनी है, उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, ये बोध उनके मन में जगाएं, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो भगवान ही मालिक है। ऐसे केसेस बढ़ते जाएंगे। मुझे पता है आप जैसे लोग जब इस तरह का सवाल उठाते हैं, यहाँ बैठे लोग अपनी सम्मति में सिर हिलाते हैं, लेकिन उनके घर के बेटी बेटी का संबंध, बेटे बेटी के संबंध में अगर ऐसी कोई बात आएगी तो वो अपना पुराना ही रोल निभाएंगे, नए रूप में नहीं आएंगे। भूमिका बदलिए। और आप तो सुन के हंसोगे, एक तलाक क्यों हुआ मालूम? एक बड़े धनपति का तलाक हो गया इसलिए कि तुम हमारे पेट को प्यार नहीं करते, यानी हमारे कुत्ते को प्यार नहीं करते। बच्चे थे नहीं, एक कुत्ता पाल रखा था, और पत्नी ने कहा तुम हमारे कुत्ते का केयर नहीं करते, इसलिए तलाक हो गई। अब बताओ, ये पढ़े लिखे पागलों का ही तो उदाहरण है। कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ जा रही है पीढ़ियाँ, विचारने की बात है। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। और मैं एक इसका बचाव का रास्ता बताता हूँ। आप जैसे जितने कानूनविद हैं, न्यायविद हैं, और पुलिस प्रशासन से जुड़े लोग और कुछ शिक्षाविद, हर समाज में छोटी छोटी सभाएं करें, वर्कशॉप करें। और ये वर्कशॉप विवाह के पूर्व, 12th पास होने के बाद बच्चों को जब तक कॉलेज में जाने से पूर्व का गैप मिलता है, उनको ये बातें समझाएं। और विवाह जैसी संस्था और कुटुंब जैसी संस्था का, परिवार जैसी संस्था का महत्व बताएं। और तथ्यात्मक तरीके से बताएं कि हमारे अदालतों में किस तरह की स्थितियाँ आ रही है, उनके कारण क्या आ रहे हैं, उनका निवारण क्या है, हमें अपने जीवन में कहाँ सावधानी रखनी चाहिए। अगर बच्चियों में ये बात समय पर भर दी जाए तो मैं समझता हूँ इस भटकाव को काफ़ी अंशों में रोका जा सकेगा और कुछ बेहतर बन सकेगा। राजश्री, अभी 3 दिन की पुरानी बात है, आप जो कहते पति पत्नी को मैंने समझाया, वो जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पति बोला कि इनका मोबाइल मैं नहीं दूंगा इसको। तो उसने वही बोला कि जब तक मोबाइल से इसको दिन भर जब बातें करती है, इसलिए इसका मोबाइल नहीं दूंगा मैं। तो ये बहुत भयानक रोग बन गया है। नमस्ते। अपने बीच में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने 2016 के बाद में और पहले भी और गुरुवर के चरणों के अनन्य भक्त हैं, ऐसे नितिन जी नांदगांव कर अपना प्रश्न कर रहे हैं। और कल जी का प्रश्न अधूरा रह गया, आज शायद देखो नंबर फिर लास्ट में आया है। सुधीर जी IAS। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। 98-99 से महर्षि आपकी यात्रा से जुड़ा, और मैंने देखा कि एक प्रखर राष्ट्र संत के रूप में परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज ने कितना ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। महर्षि, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी नागपुर में मैं गया था, तो वहाँ अजैन लोग बोले कि अगर आपको जैन धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करना हो तो कुछ मत कीजिए, केवल प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान को रोज सुनिए। तो ऐसे संत हैं, आचार्य श्री ने ऐसे रत्न जो हमें देश को दिए और समाज को दिए, तो आपके चरणों में बारंबार नमस्तु करता हूँ। महर्षि, एक प्रश्न है, 2011 की जो हमारी लास्ट सेंसस हुई, उसमें हम लोगों का जो जनगणना बताया गया 42 लाख का आंकड़ा दिया गया, 44 लाख। उसमें 1000 पे बताया गया कि कुछ 840 के तकरीबन जो है लड़कियां हैं। मध्य प्रदेश में वो रेशो ज़्यादा हो के 930 बोला गया। एक महर्षि, मेरा प्रश्न है कि USSR, सोवियत रशिया जो है, वो बहुत बड़ा सुपर पावर हुआ करता था अमेरिका के साथ में, लेकिन उसका जब विघटन हुआ तो उसके बाद में सुपर पावर नहीं रहा। इसी प्रकार से हम देखें तो इंग्लैंड का भी जब विघटन हुआ तो सुपर नहीं रहकर जो है आज एक बहुत ही यूरोपियन कंट्रीज का बहुत छोटा राष्ट्र रह गया।
साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में भी यही बात है, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ तो हम लोग कमज़ोर हो गए। महर्षि आप एक प्रखर राष्ट्रसंत हैं और आपको पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व में जो है आपके प्रवचनों को सुना जाता है। आपके शंका समाधान को सुनकर सारे लोग उसको जो है उन पर चलने की कोशिश करते हैं। मेरी एक चिंता ये है कि हम लोग जो है राजनीतिक रूप के अलावा अन्य इसमें भी जो है हमारा हेड काउंट कम होने के कारण हम लोगों का महत्व कम होते जा रहा है। आप जैसे प्रखर राष्ट्रसंत अगर ये करेंगे कि कम से कम जैन समाज जो है सामूहिक रूप से अपने अपने पंथ को मानते हुए, चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, और वे एक सामूहिक क्षमावणी मनाएं और एक महावीर जयंती मनाएं, तो एक बहुत बड़ा संदेश राष्ट्र को जा सकता है। और इसकी एक बहुत अच्छी पहल महर्षि, मैं सिंगापुर में था और मैं आ नहीं पाया तो पहले आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो उस समय में जो है आदित्य सागर जी महाराज आए, उन्होंने आपकी परिक्रमा की, आपसे आशीर्वाद लिया और यहाँ विधानसभा में आचार्य श्री का प्रथम जो समाधि दिवस था उसको ऐतिहासिक रूप में मनाया गया। तो आपके जैसे प्रखर राष्ट्रसंत अगर इसमें प्रयास करके और बाकी लोगों को एकत्रित करेंगे तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा संदेश पूरे राष्ट्र को और इस आवाम के जो नेतागण हैं उनको भी जाएगा और शायद जैन समाज फिर अपनी खोई हुई जो है शक्ति को प्राप्त कर सकता है। देखिए, आपका जो प्रस्ताव है बहुत ही सही है और इस दिशा में हमें काम करना चाहिए। हम लोग बहुत थोड़े से लोग हैं और संगठन में ही शक्ति है। जो बंटता है वो मिटता है, तो हमें बंटने से बचना है। हमें एकजुटता का परिचय देना है, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसमें सामूहिक कार्यक्रम करना एक अच्छी पहल है, पर मैं एक आयोजनों की सामूहिकता को ही इसमें पर्याप्त नहीं मानता। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मानसिकता की निर्मलता। अंदर से कट्टरवाद, कट्टरपंथी मनोवृत्ति से बाहर निकलना पड़ेगा। आज भी हमारे बीच कई लोग ऐसे हैं जो बहुत कट्टरपंथी मानसिकता वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, कट्टरता नहीं, कुशलता अपना। कट्टरता से कटुता बढ़ती है और कुशलता में एकता मिलती है। हमें समाज में एकता का वातावरण बनाना चाहिए और उसके लिए व्यवहार कुशलता अपनानी चाहिए। एक सोच लेकर के चलना चाहिए कि जैन जैन है। मैं अनेक बार इस मंच से बोल चुका कि हम दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकवासी जो भी हैं अपने मंदिर, पूजा घर, उपाश्रय के भीतर हैं। हर व्यक्ति अपनी आस्था से उसे अपनाए और उसको उसका हक है करना चाहिए, क्योंकि उसकी आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन बाहर निकले तो हम सब जैन हैं, ये सोच रखें। फिर भले हम सामूहिक आयोजन अलग से करें या इकट्ठे, जहाँ भीड़ की ज़रूरत हो हम इकट्ठे हो जाएं, जहाँ ज़रूरत नहीं अलग रहें। लेकिन मानसिकता केवल एक, हम जैनी तो हैं, कम से कम नमोकार तो जपते हैं, भक्तामर तो पढ़ते हैं, 24 तीर्थंकरों की तो जय बोलते हैं, इतने में भी हमारा काम हो सकता है। जब तक ऐसी सोच नहीं बढ़ती तब तक हम समाज में बदलाव घटित नहीं कर सकते। तो बदलाव घटित करने के लिए हमें इस दिशा में सतत प्रयास करने की ज़रूरत है और अगर हम ऐसा प्रयास करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा। अनुभव? हाँ, क्या हुआ? सुधीर जी जैन अपने बीच में वे भी वरिष्ठ समय तो समाप्ति पर है। हाँ हाँ, एक मिनट। नमोस्तु भगवान। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ गुरु जी भगवान आचार्य भगवान का ओम ओम। अशोका गार्डन वाले है व्यवस्था कल की? नहीं है। चलिए, कल के कार्यक्रम की सूचना अभी थोड़ी देर बाद होगी। मुझे लगता है कि आप लोगों का पुण्य कुछ प्रबल हो रहा है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अभी थोड़ी देर बाद हो जाएगी। बोले परम पूज्य कुमार सागर जी महाराज की। हाँ हाँ। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान का अनुशासन पूरा विश्व जानता है। उनकी चर्चा, उनकी चर्या को देखकर सब अभिभूत रहते हैं। उनका उठना बैठना, चलना फिरना
तुम्हारा सवाल पूरा नहीं हो पाएगा, महिला मंडल को कर लेने दो। हाँ, आज भी नंबर आखिरी में कट गया, ओवर समाप्त हो गई। ठीक है, महिला मंडल नमोस्त होगा, नमोस्त। हाँ, महिला मंडल एमपी नगर, थोड़ा जल्दी कर ले। महाराज श्री के चरणों में पूरे जैनब महिला मंडल एमपी नगर का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हमारे मंदिर इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, इस मतलब आचार्य श्री की कृपा से हमारे इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है। इस मंदिर के निर्माण कार्य में हम किस प्रकार अपना सहयोग प्रदान करें, कुछ हमें मार्गदर्शन दें। सब कुछ नहीं करो, यहाँ कम से कम 1000 किटी पार्टियाँ होती हैं और हर किटी पार्टी में जितना खर्चा करो उसका 25% इस मंदिर में देना शुरू करो। बहुत मोटी रकम है, 25%, ज़्यादा नहीं। ये एक अभियान चला, बहुत सार्थक होगा, पुण्य में आएगा। हमें किटी पार्टी नहीं छुड़वा रहा हूँ, करो जितना खर्चा करना उससे जितना करना। पूरे भोपाल, अकेले एक टीटी नगर नहीं, एमपी नगर नहीं, ताली तो जम के पूरे बजाओ। भोपाल ये अभियान चला, ये मुहिम चला। एक प्रण ले लो कि जब तक ये मंदिर का काम पूरा नहीं होता, हम नगर में कहीं किसी भी किटी पार्टी में जाएं, 25% यहाँ आए। हाँ, अगर हमारे पास अच्छी राशि आएगी, मन से घोषणा भी करवा दूं। हाँ, पहल तो हो गई है, तो उसमें क्या बात हो गई। और मुझे तो मालूम है एमपी नगर में कैसी किटी होती होगी। बहुत बढ़िया, आप लोगों की प्रशंसा बहुत हो रही है, मुझे लगता है इस दिशा में भी बहुत बहुत प्रशंसा होगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कल के कार्यक्रम के लिए यदि आपको कोई नई सूचना न जाए तो समझना अभी स्थिति यथावत है, अभी कह नहीं सकते। ओ हाँ, अभी बैठे रहेंगे, अभी आप अपनी तैयारी करो, हमें बांधो मत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।